नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार सोनी, लेक्चर फिजिक्स आरपीएस सिरंटन। कल हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी बिंदु आवेश के कारण। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है वो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि आवेशों के निकाय के कारण बल या अध्यारोपण का सिद्धांत बिल्कुल वैसा का वैसा हूबहू उसी तरीके से हमें आवेशों के निकाय के लिए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लिखना है। इसमें कोई भी चीज नहीं होगा, बल के स्थान पर केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तो मैं एक बार आपको केवल बता देता हूं, E टोटल बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 डैश 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 प्लस En। सबको जोड़ना है। पहले आवेश के कारण K Q1 बटा R01 स्क्वायर R01 कैप, उसके बाद में K Q2 बटा R02 स्क्वायर R02 कैप। इस तरीके से सबको हमें जोड़ना है, बस इतना ही काम करना है। तो आवेशों के निकाय के कारण हमारे पास कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। जैसा का जैसा बल है बिल्कुल वैसी की वैसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा किसी भी प्रकार का। जहां बल आ रहा है, कूलाम बल आ रहा है, उसको हटाना है और उसकी जगह आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखना है, बस और कोई चेंज नहीं करना है। बाकी आपका जो फॉर्मूला चल रहा है वो चलता जाएगा। बल के लिए हम फॉर्मूला रखते थे K Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, जबकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम फॉर्मूला रख देंगे KQ बटा R स्क्वायर, और इस प्रकार से हम जोड़ लेंगे जैसे बल को जोड़ा था बस। तो इसे हम छोड़ देते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है विद्युत क्षेत्र या फिर विद्युत बल रेखाएं। एक नाम को मैं काट देता हूं यहां पर, ये लो। वास्तव में जो हमारे पास रेखाएं होती है वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, बल रेखाएं नहीं होती है। क्यों नहीं होती है इसकी भी बात हम करेंगे। चलिए, ये हमारे पास एक आवेश है, बिंदुवत आवेश है। सुविधा के लिए अभी हम मान लेते हैं कि हमारा धनावेश है, तो प्लस Q। आवेश के चारों ओर एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश के चारों ओर ये हमारा हो गया विद्युत क्षेत्र। हेलो, हाँ सर, मैं आधे घंटे में आता हूं। ओके सर। चलिए, ये आवेश के चारों ओर हमारा विद्युत क्षेत्र। अब हम इस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश को इसके बिल्कुल पास में ला करके छोड़ देते हैं। ये हमारा रहा परीक्षण आवेश Q नोट। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि परीक्षण आवेश हमेशा धनावेश होता है। तो ये धनावेश इस धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा तो परीक्षण आवेश है हमारा इससे दूर जाएगा, धक्का लगेगा तो दूर जाएगा, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया, यहां पर आया। परीक्षण आवेश पर धक्का लगते 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 परीक्षण आवेश हमारा यहां पर आ गया। ये हमारा हो गया परीक्षण आवेश के चलने का रास्ता या पथ। परीक्षण आवेश के चलने के रास्ते को किसी वक्र या रेखा द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाए। इस परीक्षण आवेश के चलने के मार्ग को या पथ को जब हम एक रेखा से प्रदर्शित कर देते हैं, वक्र से प्रदर्शित कर देते हैं, तो इस रेखा को ही कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। रिपीट करता हूं, दोबारा सुनना। किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश के चलने के पथ को जब एक रेखा या वक्र से प्रदर्शित कर दिया जाता है, उसी को कहा जाता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब देखो, धनावेश है, धनावेश परीक्षण आवेश, धनावेश धक्का लगेगा, तो जो हमारे पास धनावेश है उसके लिए हमारे पास जो क्षेत्र रेखाएं बनेगी वो हमेशा बाहर की ओर होगी। यानी धनावेश के लिए जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होगी वो आवेश से बाहर की ओर निकली हुई होगी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ऋणावेश है, ये हमारा रहा ऋणावेश, और परीक्षण आवेश हमारा दूरी पर है Q नोट, धनावेशित है। ये ऋणावेश इस धनावेश को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो परीक्षण आवेश इस ऋणावेश की ओर गति करेगा। इसी तरीके से यहां पर होगा तो इधर गति करेगा, यहां पर होगा तो इधर गति करेगा, यहां पर होगा तो भी हमेशा इस ऋणावेश की ओर गति करेगा। तो यहां पर
ये जो हमारे पास क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी, ऋणावेश के लिए जो क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी वो हमेशा अंदर की ओर होगी, धनावेश के लिए बाहर की ओर होगी। दोबारा रिपीट करता हूं, धनावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर, ऋणावेश के लिए क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर। कल भी पढ़ चुके हैं, क्षेत्र रेखाओं की दिशा धनावेश के लिए बाहर की ओर, वो की वही दिशाएं क्षेत्र रेखाओं की होती है। इसी प्रकार से ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होती है, वही हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। अब हम पढ़ते हैं कि इनके गुण धर्म क्या क्या है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके गुण धर्म। आप पुराने वाले जो पेपर उठा के देखोगे तो उनके अंदर इसके लिए बिल्कुल साफ लिखा हुआ आता है कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है उसकी परिभाषाएं लिखिए, या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखिए, या 4 विशेषताएं लिखिए, या गुण धर्म लिखिए। इस प्रकार का एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है। तो हम इसकी क्षेत्र रेखाओं की, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं या गुण धर्म पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट अभी जो लिखा था उसी के लिए, ये हमारा रहा धनावेश, इसके बिल्कुल पास में रखा हुआ है ऋणावेश। क्षेत्र रेखाएं चलेगी धनावेश पे और ऋणावेश पे आकर के समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से ऊपर चलेगी धनावेश से ऋणावेश पे आकर के समाप्त हो जाएगी, नीचे से भी चलेगी धनावेश से ऋणावेश पे आकर समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से तो पहली विशेषता, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है, ऋणावेश पे जाकर के समाप्त हो जाती है। दूसरी विशेषता, ये जो क्षेत्र रेखाएं होती है हमेशा खुला वक्र बनाती है, कभी भी बंद वक्र नहीं बनाती है। इस प्रकार से कभी भी बंद वक्र नहीं बनता है, हमेशा खुला वक्र ही बनता है। धनावेश से चलेगी ऋणावेश पे जाकर के समाप्त हो जाएगी। तो जो हमारा वक्र बनेगा हमेशा खुला वक्र बनेगा, कभी भी बंद वक्र नहीं बनता है। तो ये जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती है सदैव एक खुला वक्र बनाती है, खुला वक्र बनाती है। तीसरा जो पॉइंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का प्रश्न एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तीसरा पॉइंट, ये जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती है कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। एग्जाम में प्रश्न कुछ इस प्रकार से आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती नहीं है, क्यों नहीं काटती है, यह प्रश्न एग्जाम में आता है। तो मान लेते हैं कि किसी स्थान पर हमारे पास एक ही विद्युत क्षेत्र है, किसी स्थान पर हमारे पास एक ही विद्युत क्षेत्र है। अभी हम मान करके चलते हैं कि किसी बिंदु पर क्षेत्र रेखाएं काट रही है, ये हमने मान लिया। अभी हमने मान लिया कि किसी बिंदु पर ये जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है इसकी क्षेत्र रेखाएं काट रही है। मान करके चल रहे हैं कि हमारे पास क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दिशा के अंदर है, और उसी के अंदर हम ये भी मानकर चल रहे हैं कि किसी बिंदु पर हमारी क्षेत्र रेखाएं काट रही है। अब एक बार इस बिंदु की ओर देखो जहां पर हमारे पास क्षेत्र रेखाएं काट रही है। इस बिंदु पर एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां पर होगी, एक हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यहां पर होगी। यानी यहां पर इस बिंदु पर हमारे पास 2 दिशाएं हो रही है, विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो रही है, जो कभी भी संभव नहीं है। एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की एक ही दिशा होती है, 2 दिशा कभी नहीं होती है। इसका मतलब ये जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होती है, एक विद्युत क्षेत्र की 2 क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है। यहां पर एक चीज और याद रखना कि अगर हमारे पास 2 अलग अलग क्षेत्र है, ये E1 है और ये E2 है, 2 अलग अलग क्षेत्र है, तो ये आपस में काट सकते हैं। 2 अलग अलग क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आपस में जरूर काट सकती है, लेकिन एक ही क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटेगी। क्यों नहीं काटेगी? क्योंकि कटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र होंगे जो संभव नहीं है। ये इसका आंसर, कटान बिंदु पर एक दिशा ये रही, एक दिशा ये रही, 2 दिशाएं किसी भी बिंदु पर संभव नहीं होती है। तो ये हमारा तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रश्न। अभी तक हमने 3 इसकी विशेषताएं या गुणधर्म पढ़ लिए हैं। चौथा गुणधर्म या चौथी विशेषताएं, ये मान लो हमारी क्षेत्र रेखा वक्राकार है, यहां से उठा करके हमने यहां पर रख दिया, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा है। इसके ऊपर हम 3 बिंदु ले लेते हैं, ये पहला बिंदु, ये हमारा दूसरा बिंदु, ये हमारा तीसरा बिंदु। नाम दे देते हैं इसे ए, इसे बी और इसे नाम दे देते हैं सी। इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस स्पर्श रेखा की दिशा होगी ऊपर की ओर। इसी तरीके से इस बिंदु पर भी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसकी दिशा होगी यहां पर। इसी तरीके से यहां पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इसकी दिशा होगी नीचे की ओर। प्रत्येक बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी। बिंदु बी पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो यूं सामने की तरफ होगी। बिंदु सी पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो हमारी होगी नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वो भी हमारे पास तीन अलग अलग होगी। रिपीट करता हूं चौथे वाले पॉइंट को कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करेगी, स्पर्श रेखा दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये हमारे यहां पर हो गए 4 पॉइंट। पांचवा पॉइंट या पांचवा गुणधर्म, दो अलग अलग प्रकार के चित्र बना रहा हूं। ये पहला चित्र और ये हमारे पास दूसरा चित्र। पहले क्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर हमारे पास जो क्षेत्र रेखाएं वो समांतरित है और उनके बीच की जो दूरी है वो भी हमारी बराबर है। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में है, समांतर है, उनके मध्य दूरी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विद्युत क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है समरूप विद्युत क्षेत्र। इसे कहा जाएगा समरूप विद्युत क्षेत्र। यहां पर चलते हैं। यहां पर क्षेत्र रेखाएं हमारी पास पास में, यहां पर क्षेत्र रेखाएं हमारी दूर दूर है, यानी क्षेत्र रेखाएं न तो समांतरित है न ही इनके बीच की दूरी बराबर है। तो ऐसा जो विद्युत क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है असमरूप विद्युत क्षेत्र। क्षेत्र रेखाएं समांतरित, उनके बीच की दूरी बराबर, तो ऐसा क्षेत्र तो हमारा हो जाएगा समरूप विद्युत क्षेत्र। और जहां पर क्षेत्र रेखाएं समांतरित नहीं है, उनके बीच की दूरी बराबर नहीं है, ऐसा विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा असमरूप विद्युत क्षेत्र। इन्हीं लाइनों को मैं दोबारा बनाता हूं। छठे विशेषता या छठे पॉइंट में चलते हैं। दो अलग अलग स्थान लेते हैं। एक तो यहां पर ले लेते हैं, बिंदु ले लेते हैं, चलो सुविधा के लिए। ये पहला बिंदु ए, यहां पर हमारा अगला बिंदु ले लेते हैं बी। पहले बिंदु के लिए जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वो बिल्कुल पास पास में। दूसरे बिंदु के लिए हमारी जो क्षेत्र रेखाएं वो दूरी पर है। तो जहां क्षेत्र रेखाएं बिल्कुल पास पास में होती है वहां पर हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है, बहुत तेज होता है, प्रबल होता है। बल भी ज्यादा लगेगा अगर यहाँ पर कोई आवेश होगा तो। जहां पर हमारी क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती है वहां पर हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र होता है उसकी प्रबलता घट जाती है, यानी जो हमारा विद्युत क्षेत्र है वो दुर्बल हो जाता है। यहां पर अगर कोई आवेश आएगा तो उस पर जो कूलाम बल लगेगा वो भी हमारा कम लगेगा। तो ये हमारे पास छठा पॉइंट। जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास वहां पर तो प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, जहां पर हमारी क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती है वहां पर हमारे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारी दुर्बल हो जाती है। तो ये हमारे हो गए 6 पॉइंट। नेक्स्ट अगले पॉइंट में चलते हैं, 7वां पॉइंट। चलो, यहां पर हमारे पास धनावेश है, यहां पर हमारे पास ऋणावेश है। धनावेश ऋणावेश विजातीय है, एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं, आकर्षित करेंगे। ये हमारे पास क्षेत्र रेखा धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पे। अगर यहां से कोई क्षेत्र रेखा जाएगी तो वो इस प्रकार से वक्राकार हो जाएगी, यहां से कोई रेखा जाएगी तो वो भी हमारी वक्राकार हो जाएगी। परंतु इन क्षेत्र रेखाओं पर कूलाम बल लगेगा, आकर्षण प्रकृति का लगेगा। तो इस रेखा को अपनी तरफ पकड़ के खींचेगा, यानी जो क्षेत्र रेखा होगी वो संकुचित होगी। तो जब हमारी क्षेत्र रेखाएं लंबाई की दिशा में संकुचित होती है तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र होता है, ऐसी स्थिति के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो विद्युत क्षेत्र होता है वो तो होता है आकर्षण प्रकृति का। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक जैसे आवेश हैं, अगर एक जैसे आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है। अगर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है
एक दूसरे से दूर हटती है, लंबाई से दूर हटती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा उसकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की। विद्युत क्षेत्र की जो हमारी प्रकृति होगी वो होगी प्रतिकर्षण की। एक विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो जो हमारी क्षेत्र रेखाएं होगी वो लंबाई को कम करने का प्रयास करेगी, यानी सिकुड़ने का प्रयास करेगी। तो वहां पर तो हमारा आकर्षण बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र हमारा आकर्षण प्रकृति का होगा। अगर एक जैसे आवेश है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र रेखाएं दूर हटेगी, उनकी लंबाइयां बढ़ेगी। अगर लंबाइयां बढ़ेगी तो जो बल लगेगा वो हमारा प्रतिकर्षण बल होगा, और जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा उसकी प्रकृति होगी प्रतिकर्षण की। ये हमारा 7वां पॉइंट। और 8वां इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु, जब दो एक जैसे आवेश होते हैं, धनावेश धनावेश, एक जैसे आवेश हैं, एक जैसे आवेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र रेखाएं होगी वो दूर हटेगी। दूर हटेगी तो दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर होगा, दोनों आवेशों के बीच में एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जहां से कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। इस बिंदु से कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। तो दो एक जैसे आवेशों के मध्य का वह बिंदु जहां से कोई क्षेत्र रेखा पार नहीं होती, कोई विद्युत क्षेत्र रेखा पार नहीं होती, उसी को कहा जाता है उदासीन बिंदु। ऐसा क्यों होता है? इस धनावेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस धनावेश के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। विपरीत दिशा में होंगे तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे तो इस बिंदु पर हमारे पास कुल बल, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही जीरो हो जाएंगे। कुल बल और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही जीरो होने से यहाँ पर हमारा विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। जहां विद्युत क्षेत्र शून्य होगा वहां से कोई बल रेखा गुजर ही नहीं सकती। तो जहां से विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरती उस बिंदु को ही हम कहते हैं उदासीन बिंदु। तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, टोटल हमारे पास 8। एक चीज और बता देता हूं, क्षेत्र रेखाएं जो भी है ये काल्पनिक है, वास्तविकता में कोई क्षेत्र रेखाएं नहीं होती है, सारी क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती है। तो यह हमारी क्षेत्र रेखाएं और साथ ही साथ इनकी विशेषताएं। थोड़ा सा एक और बता देता हूं, बल क्षेत्र इसलिए नहीं, विद्युत बल रेखाएं इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, इसीलिए क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है, कभी भी बल रेखा नहीं कहा जाता है। तो ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा। चलिए नेक्स्ट बिंदु है हमारा विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसे हम स्मॉल p से लिखते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। दो आवेश है हमारे पास, ये दो आवेश बिंदुवत आवेश, एक हमारा है +q और एक है हमारा -q, और इन दोनों आवेशों के बीच की कुछ निश्चित दूरी है। ये दोनों आवेशों के बीच की कुछ निश्चित दूरी, नाम दे देते हैं कुछ भी 2a। तो दो आवेशों का ऐसा जोड़ा, दो आवेशों का ऐसा जोड़ा जिनका परिमाण बराबर है, परिमाण का मतलब यहां पर अगर q आवेश है तो यहां पर भी q आवेश होगा। दो आवेशों का ऐसा जोड़ा जिनका परिमाण बराबर परंतु विपरीत प्रकृति, परंतु विपरीत प्रकृति के हो और एक दूसरे से थोड़ी सी दूरी पर, अल्प दूरी पर विस्थापित हो, तो आवेशों के ऐसे जोड़े को, युग्म को ही कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। एक बार दोबारा, दो आवेशों का ऐसा जोड़ा जिनका परिमाण तो बराबर, अगर यहां पर +2q आवेश है तो यहां पर -2q आवेश या 2 कूलाम आवेश, दोनों आवेशों के परिमाण तो बराबर होंगे लेकिन प्रकृति विपरीत होगी, और दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर विस्थापित होंगे, निश्चित दूरी पर स्थित होंगे। तो आवेशों के ऐसे युग्म को ही कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। दो आवेशों का ऐसा जोड़ा जो परिमाण में बराबर लेकिन विपरीत प्रकृति के हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर विस्थापित हो, तो आवेशों के ऐसे युग्म को, जोड़े को ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं अगली परिभाषा में। परिभाषाएं सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एग्जाम में पूछी जाती है। आप किसी भी पेपर को उठा करके देख लेना, कम से कम 4 या 5 परिभाषाएं आती है, जिनमें से 2 परिभाषाएं स्टार्टिंग के चैप्टर से आती हैं, तो इनकी परिभाषाएं आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। दूसरी परिभाषा हमारी द्विध्रुव आघूर्ण। वापस वही, ये हमारा द्विध्रुव, दो आवेश हैं,
द्विध्रुव कब कहेंगे? जब पहला हमारा है प्लस क्यू आवेश, दूसरा हमारा माइनस क्यू आवेश, यानी परिमाण बराबर लेकिन प्रकृति विपरीत, और दोनों आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर विस्थापित है। ये दूरी बहुत अल्प होती है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर किसी भी एक आवेश का परिमाण, परिमाण बराबर है तो कोई सा भी आवेश का ले सकते हैं, किसी भी एक आवेश का परिमाण इनटू दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसका जो गुणनफल होता है, उस गुणनफल को ही कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है, उस गुणनफल को ही कहा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो एक आवेश का परिमाण हो गया Q, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गई हमारे पास 2 है, दोनों का हम गुणा करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। ऊपर मैंने लिख दिया है, आवेश तो एक अदिश राशि है लेकिन दूरी हमारी सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, तो ये जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये भी एक सदिश राशि है। तो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि। मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक क्या है इसका? देखो, आवेश का मात्रक है कूलाम इंटू ये जो हमारे पास दूरी है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर। वास्तव में जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो जो हमारे दो परमाणु होते हैं उसके अंदर लगता है, उसके बीच में हमारा ये आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो ये जो हमारे पास मीटर और कूलाम है ना, बहुत बड़ा मात्रक है, तो इसके स्थान पर हम एक छोटा मात्रक उपयोग में लेते हैं, उसे कहा जाता है डीबाई। तो अन्य मात्रक है हमारा डीबाई। एक डीबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10 की घात -30। एक डीबाई बराबर 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर। ये देखो, ये हमारा इसका छोटा मात्रक है, वास्तव में इसी का उपयोग किया जाता है। तो एक डीबाई बराबर 3.3 इंटू 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर। अब सदिश राशि लिखी है तो इसकी दिशा भी ज्ञात कर लेते हैं कि दिशा क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, खूब बार पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर। जो हमारे पास द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा इसके ठीक विपरीत होती है, यानी ऋणावेश से धनावेश की ओर। दो दिशाएं एक साथ दिमाग में डाल लेना अच्छी तरीके से। जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है उसकी दिशा तो होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, ये तो हमारे पास ई की दिशा। और द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इसके ठीक विपरीत, ऋणावेश से धनावेश की ओर, ये इसकी दिशा होती है। अब हमारे पास इस द्विध्रुव के लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहां पर हम तीव्रता दो अलग अलग स्थितियों में ज्ञात करेंगे, एक तो अक्षीय स्थिति में ज्ञात करेंगे, एक हम ज्ञात करेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले देखते हैं कि अक्ष कहा किसे जाता है और निरक्ष किसे कहा जाता है। द्विध्रुव के अंदर ये हमारा प्लस क्यू आवेश, ये हमारा माइनस क्यू आवेश, दोनों आवेशों को मिला दिया। अब दोनों आवेशों को मिलाया तो इसका कुछ ना कुछ मध्य बिंदु होगा, दोनों आवेशों के बीच का मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु को हम कह देते हैं केंद्र बिंदु, ये हमारा केंद्र बिंदु। सबसे पहले अक्ष की बात करते हैं। अक्ष कौन सी है? दोनों आवेशों से होकर के और केंद्र बिंदु से जाने वाली, दोनों आवेशों से और केंद्र बिंदु से होकर के ये जो हमारी रेखा जा रही है, ये वाली जो रेखा जा रही है, इस रेखा को तो कहा जाता है अक्षीय रेखा या अक्ष केवल। दोनों आवेश और मध्य बिंदु या केंद्र बिंदु से होकर के जो रेखा जा रही है ये तो हमारी है अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष। निरक्ष की बात करते हैं। इस द्विध्रुव के केंद्र बिंदु या मध्य बिंदु, द्विध्रुव के मध्य या केंद्र बिंदु और ये जो हमारे पास अक्ष है इसके लंबवत ये जो हमारे पास रेखा बन रही है, ये वाली जो रेखा, इस रेखा को हम कहेंगे निरक्ष। ये हमारी निरक्ष। द्विध्रुव के केंद्र से जाने वाली, द्विध्रुव के केंद्र से जाने वाली और अक्ष के लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर ये जो हमारे पास रेखा है ये हमारी है निरक्ष। तो यहाँ पर हम दो अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, एक तो ज्ञात करेंगे अक्ष पर, एक ज्ञात करेंगे निरक्ष पर। ये हमारी अक्षीय स्थिति है, ये हमारी है निरक्षीय स्थिति। तो एक बार हम हमारे परीक्षण आवेश को अक्ष पर लेकर के आएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे,
एक बार हम निरक्ष पर लेकर के आएंगे और फिर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।